अब जो बच्चा 10 साल में भी इस लायक नहीं बन सका कि इलेक्शन जीत सके और ढंग से तकरीर दे सके, इलेक्शन छोड़ दीजिए, ढंग से तकरीर दे सके, तो आप क्या सोचते हैं कि उसे भारत की जनता कभी पीएम बनाएगी? स्थिति आपने सुधार दी? क्यों नहीं आपने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ किया? क्यों आज मुसलमानों के लिए स्पेशली नरेंद्र मोदी जो है खाना, गैस और रोजगार, ये सारी चीजें ये बात, जिस आदमी के पास इतनी बड़ी लेगेसी है, उसकी दादी भारत की पीएम रह चुकी है, उस दादी का पिता भारत का पहला पीएम रह चुका है, इस आदमी के पिताजी पीएम रह चुके हैं, बावजूद इसके इस आदमी में जरा सी भी राजनीतिक सलाहियत नहीं है और ये चला। हेलो व्यूवर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है पंकज श्रीवास्तवा ने। और थैंक यू सो मच सर, आपने फिर से एक दफा मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। धन्यवाद महवेश जी, मुझे अपने शो में एक बार फिर बुलाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है आपके शो में आने पर और प्लेयर दर्शकों से बहुत सारी प्लेयर बातें करना। प्लेयर सर, प्लेयर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा सर, आज हम बात करने जा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी है पीएम मोदी के खिलाफ के वहां वो थ्रेटन करते हैं, और जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स की अगर बात की जाए हिंदुस्तान के अंदर, तो उनको उस तरह से हकूक भी नहीं दिए जाते जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, और वो अपनी पावर का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फिर ऐसा कुछ रियलिटी बेस्ड भी है? क्योंकि पाकिस्तानियों के दिमागों पे स्टेटमेंट ने बहुत असर किया है और उन्होंने अपने अकीदों को और अपनी स्टेटमेंट्स को और कंफर्मेशन दे ली है राहुल गांधी की ये बात सुनकर। जी, देखिए, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका असर तो आपके लोगों पर पड़ेगा ही, क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है और इंडिया जो कि खुद को सेक्युलर स्टेट कहता है, और वहां से किसी ऐसे प्रोमिनेंट लीडर का जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम्म। उसकी तरफ से एक ऐसा बयान आना कि भाई माइनॉरिटीज खासकर मुस्लिम्स बड़े खतरे में हैं, तो ये बात तो मुसलमानों को अपील करेगी, पाकिस्तान के खासकर मुसलमानों को जरूर अपील करेगी, क्योंकि ये उनके मन की बात है। वो चाहते हैं कि भारत में ऐसा कुछ हो और उनके मुताबिक ऐसा हो रहा है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं राहुल गांधी साहब की। तो राहुल गांधी साहब को उनकी माता जी ने 10 साल तक तैयार किया था मनमोहन सिंह साहब की सरकार के दौरान, कि भाई मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल तक है, इस बीच में राहुल गांधी की तरबियत हो जाएगी और अगला पीएम राहुल गांधी खुद बनेंगे। अब जो बच्चा 10 साल में भी इस लायक नहीं बन सका कि इलेक्शन जीत सके और ढंग से तकरीर दे सके, इलेक्शन छोड़ दीजिए, ढंग से तकरीर दे सके, तो आप क्या सोचते हैं कि उसे भारत की जनता कभी पीएम बनाएगी? और तो रही क्या बात, आप सर सर सॉरी आपको टोक रही हूँ, क्या आप राहुल गांधी को बिलावल भुट्टो से तशबीह देना चाहेंगे? क्या कहना चाह रही हैं आप राहुल गांधी को? आप राहुल गांधी को बिलावल भुट्टो जरदारी से तशबीह देना चाहेंगे? मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने खुद कह दिया ये बात। जिस आदमी के पास इतनी बड़ी लेगेसी है, उसकी दादी भारत की पीएम रह चुकी है, उस दादी का पिता भारत का पहला पीएम रह चुका है, इस आदमी के पिताजी पीएम रह चुके हैं, बावजूद इसके इस आदमी में जरा सी भी राजनीतिक सलाहियत नहीं है और ये चला है भारत का पीएम बनने के लिए। इस आदमी को अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बरसों पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी, वो भी छोड़नी पड़ती है, वायनाड में जाकर के, केरल के, वहां पर जाकर के इसे इलेक्शन लड़ना पड़ता है। आप सोच सकते हैं इस आदमी का क्या हश्र है, मतलब क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने ऑक्सफोर्ड में भी जाकर के ऐसा ही बयानबाजी किया था कुछ समय पहले, अगर आपको याद होगा तो। बाद में जब पता चला कि उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इनविटेशन था राहुल गांधी के लिए, वो कराची का कोई बंदा था जो कि आपके इंटेलिजेंस ग्रुप का है, इंटेलिजेंसिया, नॉट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंसिया ग्रुप का है, कुछ लेक्चरर या प्रोफेसर है, लेकिन ही इज बैक्ड बाय आईएसआई, ही इज बैक्ड बाय आईएसआई, और आईएसआई ने प्लांटेड लेक्चर दिलवाया था राहुल गांधी का वहां पर। अभी जो राहुल गांधी ने, लेकिन उसका क्या असर हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो जो ब्रिटेन में जाकर के राहुल गांधी ने वहां भी इंडिया की बखिया उधेड़ी, नरेंद्र मोदी को कोसा, बुरा भला कहा, क्या हुआ? नरेंद्र मोदी के तो जो क्या बोलते कद है ना, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा, क्योंकि एक आदमी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा है जो सिर्फ बुराई कर रहा है,
70 साल तक आपने राज किया था राहुल गांधी साहब, आपके परिवार ने राज किया था। क्यों नहीं उस समय मुसलमानों की स्थिति आपने सुधार दी? क्यों नहीं आपने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ किया? क्यों आज मुसलमानों के लिए स्पेशली नरेंद्र मोदी जो है खाना, गैस और रोजगार ये सारी चीजें मुहैया करा रहे हैं? आपको पता है ये सारी बातें? राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट की राजनीति के तहत इस्तेमाल किया, इनकी पार्टी ने। दूसरी बात, शाहबानो केस हुआ था, बड़ा पुराना केस है, 1987 में शाहबानो केस हुआ था। उस समय राजीव गांधी साहब हमारे पीएम होते थे। तो शाहबानो जो थी वो तलाक के, उन्हें उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था, 3 बार तलाक बोल करके। उन्होंने इस चीज को कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई मैं इंडियन सिटीजन हूं, और इंडिया में जैसे बाकी औरतों को तलाक के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, या मर्दों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, वो प्रॉपर जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत मुझे तलाक दिया जाए, न कि शरिया लॉ के तहत। तो कोर्ट ने मान लिया उनकी बात, कोर्ट सुनवाई हो रही थी, लेकिन भाई मुसलमानों ने घेराव कर दिया था पूरे सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामेंट का। और उस समय राजीव गांधी को, जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं, उन्होंने क्या कहा था पता है आपको? उन्होंने कहा था ये मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो हमें क्या, पड़े रहने दो इन्हें गटर में, ये बोला था। ये कांग्रेस पार्टी की ये नियत है, नियति है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आते हैं, तो इन्हें मालूम है कि अगर गाड़ी के दो बड़े चक्के हैं, एक ही चक्का चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है, क्योंकि मुसलमान भारत की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, ये बात ध्यान रखिएगा। माइनॉरिटी नहीं है मुसलमान, माइनॉरिटी हमारे यहाँ बौद्ध हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जोरोस्ट्रियंस हैं और ज्यूज हैं, ये है माइनॉरिटीज। ये आपका मुसलमान नहीं है, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरी बात, अब मैं आता हूं आपकी उस बात पर कि मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है भारत, ये राहुल गांधी ने कहा। मान लेते मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, फिर आप रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेशी मुसलमानों को क्यों बसाए जा रहे हैं हमारे देश में भाई? आपको पता है 1990 से लेकर आज तक 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स भारत में आ चुके हैं, यहाँ राशन कार्ड बनवा चुके हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रोजगार कर रहे हैं, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, चोरी चकारी भी कर रहे हैं, और इन लोगों ने अपना आधार कार्ड तक बनवा लिया है। अगर भारत मुसलमानों के लिए इतना ही असुरक्षित है, इतना ही इनसिक्योर है, तो क्यों आ रहे हो यहाँ पर यार? हमने बुलाया तुम्हें? हमने निमंत्रण पत्र देके बुलाया क्या? मत आओ ना, चले जाओ यहाँ से। किसने बोला? तुम्हारे 57 मुल्क है मुसलमानों के, पूरी दुनिया में 57 मुल्क है, क्यों आ रहे हो भारत में? ये तो दारुल हर्ब है ना, अभी मुसलमानों का मुल्क तो है नहीं। लेकिन ये जो नेता हैं, कांग्रेस नेता, ये एक तरफ ये दिखाते हैं कि भारत मुसलमानों के लिए असुरक्षित है, दूसरी तरफ इन्हीं लोगों के राज में बीजेपी ने रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसाने की कवायद नहीं चलाई थी, ये कांग्रेस पार्टी की करनी है कि आज ढेर सारे रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं भाई? मत रहिए ना आप, आपके पास ढेर सारे मुसलमान मुल्क है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, आपका सीरिया है, इराक है, जहां भी जाइए, लेबनान है, जहां जाना है जाइए, क्यों आ रहे हैं यहाँ पर आप? तो एक तरफ आप मुसलमानों को यहाँ बसा भी रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए असुरक्षित बात देश को बता रहे हैं। ये तो एक दोगली नीति हो गई आपकी, कि कहना क्या चाह रहे हैं आप इस तरह से। और दूसरी बात, इन्होंने एक अपने भाषण में ये भी बोला कि मोदी जो है भगवान को भी समझा सकते हैं। यहां भी जाकर के इस आदमी ने मोदी को कोसा है। इस आदमी से ये बात सहन नहीं हुई कि बाइडेन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो आकर के बोल रहे भाई मोदी हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसा आपने कभी सुना है किसी इंडियन प्रेसिडेंट के लिए? नेहरू जी भी बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर या ऑटोग्राफ मांगा हो। नेहरू जी से भी नहीं मांगा, और इंदिरा गांधी जी से भी नहीं मांगा। तो क्या वजह है कि मोदी जो, जिनके ऊपर एक जमाने में अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था कि इन्होंने गुजरात में कत्ल वगैरह करवाए हैं और फिर इसलिए हम इन्हें अमेरिका में नहीं आने देंगे, वो सारे जो प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने फैला रखे थे मोदी जी के बारे में, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया, और अंत में यही अमेरिका, जी, हमें आपने यही आप अमेरिका इतना तगड़ा इस्तेकबाल करता है, जितना बड़ा इस्तेकबाल, जितना बड़ा स्वागत किसी दूसरे पीएम का इंडिया का नहीं होता है अमेरिका में। ऐसा ही है, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि अगर बात की जाए दुबई की बात की जाए, सऊदीया की बात की जाए, तमाम कंट्रीज में उनका वेलकम बहुत ऐसा तरीके से किया जाता है। इवन कोई उन्हें द बॉस का टाइटल दे रहा होता है और कोई उन्हें डिफरेंट तरीकों से सराह रहा होता है। लेकिन सर, आप लोगों के ही पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें एक रिपोर्ट रिप्रेजेंट की गई थी जिसके मुताबिक 80 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया था पिछली हुकूमतों में, जबकि उसका 60% बढ़ा के लिया गया एक हुकूमत मोदी जी की में। इतना कर्जा
हिंदुस्तान के अंदर आया है। मुझे पता है मोदी जी नो डाउट बहुत काम कर रहे हैं दुनिया के सामने, इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, थिंग्स आर गोइंग फार बेटर देन पास्ट। बट स्टिल ये जो कर्जे वाली स्टेटमेंट थी इसमें कितनी जेन्युइन है ये? देखिए, ये जो स्पेसिफिक आप इस कर्जे की बात कर रही हैं, इसके बारे में मेरे को वाकई कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, दुनिया का हर देश, हर तरक्कीशुदा देश कर्जा लेता है। और वो कर्जा क्यों लेता है? अपने मुल्क में बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उनके लिए करता है। जैसे ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, बिजली घर हो गए, ये सारे मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ये सारे आधारभूत संरचनाएं हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। ये जब हम करते हैं अपने मुल्क में, तो उसके बाद हमारे देश के या किसी भी देश के जो निवासी हैं, वो फ्री होकर के अपना काम करते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर मैं अपना व्यापार शुरू कर रहा हूं तो रोड्स अच्छी हैं, मेरा ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सामान अच्छे से पहुंचेगा। एक्सक्यूज मी, कल को अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ, अस्पतालों में मेरा अच्छा इलाज हो जाएगा। अगर मुझे कर्जे की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो बैंक्स हैं जो मुझे कर्जा देंगे। इन सारी चीजों के लिए कर्जा लिया जाता है, और ये कर्जा लेकर के वापस किया जाता है। कर्जा डकारा नहीं जाता है कभी भी। इंडिया ने जितना भी कर्जा लिया है, वो सारा कर्जा लौटाया है। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जितने भी दूसरे हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, वो डकार जाते हैं कर्जा, और फिर उसके बाद बोलते भैया और कर्जा दो, हमारा वो कर्जा तो खत्म हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, दुनिया में उनका नाम भी खराब होता है, और आगे से कोई उन्हें कर्जा भी नहीं देता है, क्योंकि लोग बोलते भैया इनका बैक रिकॉर्ड तो आप देखिए, कोई अच्छा बैक रिकॉर्ड है नहीं इन्हें। अभी हम कर्जा देंगे तो हमें वापस कैसे मिलेगा? और इंडिया की इकोनॉमी इस समय 7% के हिसाब से ग्रो कर रही है। दुनिया की सबसे एग्जैक्टली। तेज इकोनॉमी, सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी है अभी। तो ऐसे में दुनिया का हर मुल्क इंडिया को कर्जा देने के लिए आगे बढ़ के आएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका कर्जा तो वापस होगा ही, साथ में भारत की तरक्की में जो उसका योगदान होगा, ये बरसों तक लोग बोलेंगे भैया फला दिन, फला समय इस कंट्री ने हमें इतना कर्जा दिया था जिसकी वजह से हम आगे बढ़े। तो हर देश, चाहे वो जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो आपका फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ये सारे कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया हो गए, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्रीज जो है ना कर्जा लेते हैं, लेके लौटा देते हैं, मतलब लिया, अपना काम किया, लौटा दिया। ये काम करते हैं। तो सर हर वो पब्लिक देश पब्लिक इंटरव्यूज के दौरान हमें बहुत दफा आवाम से ये सुनने को मिलता है कि जो भी जर्नलिस्ट आप जिन लोगों का इंटरव्यू करते हैं, कश्मीर से हो या दिल्ली से हो या कोई भी जो मुसलमान होते हैं, उनको लिखाया पढ़ाया जाता है, उनको समझाया डिक्टेट किया जाता है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा डंडे वाली हुकूमत है और वो किसी को बोलने नहीं देते, बड़ी जोर जबरदस्ती होती है उन पे, इस वजह से वो वहां की तारीफें कर रहे होते हैं। तो आप तो हम्म, मुस्लिम नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या क्या सिनेरियो चल रहा होता है, जैसे वहां के जो मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं या जो कश्मीरी हम्म। लोग हैं। नो डाउट G20 के बाद ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, 110% कश्मीर को लेकर तो क्लियर हो गई है, बाकी हिंदुस्तान का हाल सुनाए, बाकी हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? देखिए, आपको एक बात बता दूं कि इंडिया एक प्योरली डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी हमारे यहाँ 1947 से नहीं है, बल्कि और पहले से है। जब एंशियंट इंडिया का समय था, महापद्मनंद थे, 16 महाजनपद थे हमारे यहाँ, मौर्य साम्राज्य से भी पहले से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप, जो डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, और ये हम मिटा नहीं सकते अपने अंदर से। अगर कोई भी चाह ले कि साहब डेमोक्रेसी को हटा दिया जाए इंडिया से, तो ये हो नहीं सकता है। 2.5 साल के लिए इंदिरा गांधी जी ने 1975 से 77 तक डेमोक्रेसी को हटाया था, लेकिन आज भी वो स्याह चेहरा उनके माथे पर लगा हुआ है। दूसरी चीज, जो आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सिखा पढ़ा करके बोला जाता है, एक खुली डेमोक्रेसी में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, ये काम आप कभी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो इंडिया में आप जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं आप उठा करके देख लीजिए, मोदी को गालियां देने वाले भी आज बहुत सारे लोग हैं। अभी कर्नाटक में बीजेपी सरकार हारी है। अगर डिक्टेटोरियल रूल होता हमारे यहाँ, तो पहली बात तो कर्नाटक में हम इलेक्शन हारते नहीं, यानी बीजेपी हारती नहीं। और उसके बाद वो जो बुर्का नशीन लेडीज है ना, गर्ल्स हैं, वो बड़े शान से उस कॉलेज में आ रही है, और सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं उसके। चाइना में ऐसा नहीं होता। मैं चाइना के बारे में काफी कुछ जानता हूं, मैं वहां रह चुका हूं। वहां पर अगर आप चाइना के इकोनॉमिक डिफॉल्ट के बारे में, 20% अनएम्प्लॉयमेंसी के बारे में, या फिर रियल एस्टेट और ये ऑटोमोटिव सेक्टर के डूम होने के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, तो वो आपका जो सोशल मीडिया पर अकाउंट है ना, वी चैट पर या सीना weibo पर जो लोग काम करते हैं, वो सब सेंसर हो जाता है तुरंत। और आपको फोन आएगा भैया ये सब मत करिए, वरना अभी आपको पता नहीं है हम क्या कर सकते हैं।
वो चीज इंडिया में नहीं हो सकती है कभी। यहाँ पर सर जो आज, लोग बोलते हैं, जी जी। यहाँ पर जो लोग बोलते हैं वो खुल करके बोलते हैं। और मोदी की बुराइयां भी बहुत होती है, बीजेपी की बुराइयां भी बहुत होती हैं। बहुत सारे नेता हैं जो खुल करके मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। आपको एक चीज बता दूं, कर्नाटक का जो जिक्र आया ना, जिन लड़कियों ने पहले बुर्का पहन करके कॉलेज में जाना तय किया था, आपको सही बताऊं, उन कॉलेज का जो ड्रेस कोड है उसमें बुर्का है ही नहीं, अबाया हिजाब नहीं है। और ये लड़कियां ने इन लड़कियों ने जब साइन किया था ना कॉलेज में एडमिशन के लिए, इसका मतलब वो एग्री कर रही थी कि हम कॉलेज के हर रूल को मानेंगे। लेकिन एक दिन अचानक इन्हें पता चलता है, अरे हम तो मुसलमान हैं, हमें तो हिजाब में जाना चाहिए, हम तो हिजाब में जाएंगे। ठीक है, और फिर वो हिजाब में आती है और फिर बखेड़ा शुरू होता है। फिर हिंदू लड़के भी वो क्या केसरिया पगड़ी सर के ऊपर पहन करके आ जाते हैं कि आप बुर्का पहन के आएंगे तो हम केसरिया पगड़ी पहन के आएंगे। आप सोचिए, अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और ईरान में, ईरान की बात ले लेते हैं, ईरान में लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही, उनका क्या हश्र हो रहा है, सबको मालूम है। यहां नहीं होता है सब, गर्दन उड़ा दी जाती है वहां पर। महसा अमीनी को हम सब जानते हैं, बेचारी आज एक आइकन बन गई हैं हिजाब न पहनने वालों के मूवमेंट का। तो ये सारी चीजें ना हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। यहां देखिए, वो वो लड़की बुर्का पहन करके मोदी को गाली बक रही है कर्नाटक में, और ऐसी एक नहीं कई हैं, खुल करके तकरीरें दे रही हैं अपने अपने जो हुजूम है उसमें जाकर के तकरीरें दे रही है, स्टेज पर खड़ी होकर के। कौन जाकर के उसे कुछ बोल रहा है? हम लोग भी हम लोग भी बुरा, हमें लगता है, बुरा लगता है कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम देख रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में मुख्तलिफ विचार सुनना, बोलना, देखना चाहिए, और इसी से डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। अगर आपने आयरन फिस्ट से इन सारी चीजों को दबा दिया, तो फिर हो सकता है कल को हम किसी रॉन्ग डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएं, और हमें रोकने वाला कोई ना हो, क्योंकि भैया हमें तो आयरन फिस्ट से दबा दिया जाएगा, है ना। इसलिए, और फिर अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए तो फिर हमारी तरक्की का क्या होगा। इसीलिए डेमोक्रेसी में ये तरीका है कि आप एक 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 डायरेक्शन जो आपने पकड़ा हुआ है, तरक्की का डायरेक्शन पकड़ा हुआ है, उस पर चलिए। लोग ढेर सारे होंगे जो विरोध करेंगे आपका, ऑपोजिशन में आएंगे, लोग बोलेंगे आपके खिलाफ, बोलने दीजिए, वो उनका अधिकार है, बोलें। लेकिन हमें अपने रास्ते पर चलना है, ये चीज होती है डेमोक्रेसी में। और मोदी जी का जो सम्मान हो रहा है इतना, वो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि, अब सोचिए अगर मोदी जी अ, ईमानदारी से काम नहीं करते, बेईमानी से काम कर रहे होते, यहाँ कोई काम उन्होंने अच्छा नहीं किया होता लोगों का, तो क्या विदेशों में उन्हें इतनी इज्जत मिलती? विदेशों में आपके पाकिस्तानी लीडर्स भी तो बाहर जाते हैं, लंदन में जाते हैं। एक लेडी अभी गई थी लंदन के किसी कैफे में, लोग उसे चोर बोल रहे थे पब्लिक में, पब्लिक में से निकल के लोग चोर बोल रहे थे, चोर नहीं बोल रहे थे। कैसा लग रहा था? अगर उसने काम नहीं किया था तभी तो बोल रहे थे ना। मोदी जी ने इतना काम किया यहाँ पर, पिछले 9 सालों में एक दिन की भी छुट्टी जिस आदमी ने नहीं ली, एक दिन बीमार नहीं पड़ा। वो जिस प्लेन में ट्रेवल करता है विदेश में जाने के लिए, प्लेन में बैठ के भी खाली समय नहीं बताता, गप्पे नहीं मारते वो वहां जाके कौन कौन सी मीटिंग करेंगे, किस बारे में मीटिंग करेंगे, कितने लोगों से मिलेंगे, वो सारी चीजों का वो एक इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं, उसका रिवीजन कर रहे होते हैं, हमें वहां जाके क्या क्या करना है। ये सारी चीजें, मतलब जो आदमी इतना काम कर रहा है, लोग वाकई उसकी इज्जत करेंगे, उसे इतना प्यार देंगे। और राहुल जैसे लोग, दे आर द लूजर्स, दे आर द ओनली लूजर्स, दे कैन ओनली लूज एनीथिंग। कर्नाटका में जो ये जीते हैं, वहां के लोकल इश्यूज ज्यादा हावी थे वहां पर, इसलिए जीते, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। अभी होने दीजिए लोकसभा का इलेक्शन, पता चलेगा उस समय क्या कौन जीतता है। सर डोंट यू थिंक सो कि इतना पावरफुल बंदा जैसे मोदी जी की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा पावर में है वो इस वक्त, ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि G20 के बाद से उन्होंने पूरी दुनिया को भी कायल कर लिया है। मगर अगर बात की जाए ऑपोजिशन की, तो ऑपोजिशन हर कंट्री में होती है, पॉलिटिक्स हर कंट्री में होते हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया में चलने वाली पॉलिटिक्स इंडिया की बढ़ती हुई तरक्की के लिए कहीं ना कहीं फ्लॉ बन सकती है क्या? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों? वजह ये बता रहा हूं मैं, हाउ आर वजह, यू दिस मच श्योर? हाँ वजह ये बता रहा हूँ कि देखिए, अड़चने रास्ते में बहुत आती हैं। आप एक सीधी सी बात लीजिए महवेश जी, जब भी आप अपने ऊपर लेके देखिए, जब आप ठान लेती हैं कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना है, दिक्कतें जरूर आती होंगी राह में, लेकिन अंत में ये होता होगा कि आप वो काम कर गुजरती हैं, सक्सेसफुली कर गुजरती हैं। जब आपके मन में खोट नहीं होता, जब आपके मन में अपना नहीं बल्कि दूसरे का भला करना है। ठीक है, पहले के नेता भी तो थे ना, क्यों नहीं दूसरों का इतना भला करते थे? अगर कांग्रेस सरकार ने 60 साल राज किया भारत में, ढंग से उन्होंने गरीबी हटाई होती तो आज गरीब गरीब लोग होते भारत में? नहीं होते ना।
तो इस तरह से मोदी जी जो काम कर रहे हैं, ये साफ मन से कर रहे हैं, क्लियर थॉट से कर रहे हैं, और फार साइटेडनेस की वजह से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन उसका ईमानदारी से कर रहे हैं। यही वजह है जो इनके रास्ते में जितनी भी अड़चने बहुत आती हैं यहाँ पर। चमचाशाही यहाँ भी है, भ्रष्ट लोग यहाँ भी हैं। लोग चाहते हैं कि भाई मंत्री को बेवकूफ बना के, ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, जो अगर लालू प्रसाद यादव जैसे मंत्री आ जाएं तो उन्हें बेवकूफ बना करके खुद अपना घर भर लेते हैं। लेकिन लालू जी ने तो खुद भी अपना घर भरा था, ऐसा नहीं है। चारा खा गए जानवरों का, उसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं। इस तरह के हमारे यहाँ नेता भरे पड़े हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी भरे पड़े हैं। लेकिन अगर आपने सोच रखा है ईमानदारी से मुझे ये काम करना है और बीच में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, तो आप कर गुजरेंगे ये काम। यही काम मोदी जी कर रहे हैं। हालांकि सही बड़ा है। मुश्किल काम है, लेकिन कर रहे हैं टोटली वो। जी। टोटली एग्री। जो ऑपोजिशन में वाला मैंने सवाल किया था वो मैंने पाकिस्तान की करंट सिनेरियोस को देखते हुए किया था, क्योंकि पाकिस्तान को डुबोने में इन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा रोल था। पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियंस की आपस में जो है ना कम्युनिकेशन कह लो, या आपके यहाँ आपस ना में उसके सबसे बड़ी खिलाफ बात मैं था। बताऊं, आपके यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाइना में भी था, तो आपका एक डॉन टीवी आता था, वो मैं देखता था वहां पर। डॉन और न्यूज। उसमें बहुत, जी, उसमें न्यूज भी देखता था। एक खबरनाक नाम का प्रोग्राम आता था, उसका मैं फैन था। मैं सुबह रोज संडे को आता था, मैं सुबह चाय का कप चाय बना करके वहीं बैठ जाता था उस समय। तो वहां मैंने जितना भी आपका पाकिस्तान का न्यूज देखा, पहली चीज तो ये है कि आप लोग जब भी किसी को इलेक्ट करें ना, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बेनजीर भुट्टो के पति हो, या फिर जो भी है ना, जरदारी साहब हो या कोई, जिसे भी आपने चुना है इंतखाबात के बाद, तो प्लीज 5 साल के लिए आप लोग मुंह पर टेप लगा के बैठ जाएं, बोले नहीं, बुराइयां ना करें। पहली चीज, उस बेचारे को अपना काम करने दें। आप लोग काम ही नहीं करने देते हैं, इतनी बुराई करते हैं आप लोग, इतनी बुराई करते हैं। आप तो आपके जो नेता हैं ऑपोजिशन वाले, वो मतलब वो बेचारा परेशान हो जाता है, वो सोचता है यार मैं करूं क्या। मैं अगर कोई काम करने जा रहा हूं, उसमें बुराई कर रहे हैं लोग, मैं क्या करूं। आप लोग कम से कम बुराई मत करिए। जो मुद्दे उसने चुने थे इलेक्शन के दौरान, वो पूरे करा, उसमें साथ तो दीजिए उसका। 5 साल वेट तो करिए। आपके यहाँ तो 5 साल तक डेमोक्रेसी